नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है। दूसरा कथन है, भारत श्रीलंका और थाईलैंड के साथ इस तरह के समझौते का पक्षकार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक समझौता है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। यह आमतौर पर वस्तु जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पाद या सेवाओं में व्यापार जैसे बैंकिंग, निर्माण व्यापार आदि में व्यापार को कवर करते हैं। यह अन्य क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश और प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर करते हैं। यह व्यापार संरक्षण या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत कार्य करते हैं। भारत के पास श्रीलंका और थाईलैंड सहित लगभग 54 अलग अलग देशों के साथ तरजीही पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौता है। अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा कथन है, हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो गया। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर केवल बी यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में देश भर में भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक, विधि वेधता, अर्थशास्त्री और लेखक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत या अब मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूपों से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कलाकार के अधिकारों के संबंध में कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये किसी कलाकार को उसके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं। दूसरा कथन है, भारत में वर्ष 1994 में 1957 में कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकार अधिकारों को मान्यता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक और दो दोनों, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री ने विज्ञापनों और अवार्ड शो में प्रदर्शन से होने वाली आय पर लगाए गए बिक्री कर को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। अभिनेत्री ने तर्क दिया कि वो कानून के तहत एक कलाकार है और इन्होंने कॉपीराइट अधिनियम के तहत परफॉर्मर्स राइट या कलाकार के अधिकार प्राप्त किए हैं। गौरतलब यह है कि कलाकार के अधिकार अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण विकास 1961 में रोम कन्वेंशन को अपनाने के साथ हुआ।
भारत में वर्ष 1994 में 1957 में कॉपीराइट अधिनियम के तहत इन अधिकारों को मान्यता दी गई। ये अधिकार प्रदर्शन के 50 वर्ष तक कलाकार के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा कथन है, इसका गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी ना तो एक ना तो दो, दोनों सही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने डीप सी माइनिंग करने वाली कंपनियों से परमिट आवेदन लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। यह गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी के तहत एक एजेंसी है। इसका गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था। ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खनन संबंधी गतिविधियों के आयोजन, नियंत्रण और विनियमन के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र जमैका में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ए ऑप्शन गुरु नानक देव जी, बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर सिंह, डी ऑप्शन गुरु हरगोविंद सिंह। तो मित्रों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों ने खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। खालसा पंथ सिख धर्म का पालन करने वाले समुदाय और सिखों के एक विशिष्ट समूह को संदर्भित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा की स्थापना ने सिख इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस स्थापना का उद्देश्य सभी धर्मों और मानवता की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 1980 में अपनाया गया। दूसरा कथन है, भारत ने इसे 1995 में अपनाया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को इसे 1980 में अपनाया था। भारत ने इसे वर्ष 1995 में भी अपनाया था, यानी ए पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के महत्व पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी विवाद को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। इसे भारतवर्ष 1982 में अपनाया गया था, लेकिन भारत ने इसे 1995 में अपनाया था। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आंतरिक जल यह बेसलाइन के किनारे पर होता है, जिसमें खाड़ी और छोटे सागर शामिल हैं। प्रादेशिक सागर यह बेसलाइन में से 12 समुद्री मील की दूरी तक माना जाता है। इसमें हवाई क्षेत्र, समुद्र और सीबेट पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है, जिसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन शामिल हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये बेसलाइन से 200 समुद्री मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन किस मंत्रालय से संबंधित है? ए ऑप्शन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी ऑप्शन वित्त मंत्रालय। नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन का संबंध युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने नो योर मेडिसिन वेब और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का विकास राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किया है। इसका उद्देश्य खेल इकोसिस्टम को यह जांचने में सक्षम बनाना है कि दवाओं में कोई प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद है या नहीं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल संस्करणों में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। बताते चलें कि NADA एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो खेलों के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बोहाग बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन असम। तो बिहू त्यौहार का संबंध असम राज्य से है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहाग बिहू के अवसर पर असम के गुवाहाटी शहर में एक समारोह में भाग लिया। बता दें कि बोहाग बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। ये असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। असम में कई प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, जिनमें कोंगाली या कट बिहू, भोगली या माघ बिहू और बोहाग बिहू शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? मित्रों, इस प्रश्न का आंसर दोनों कथन सही है, यानी 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। बीते 23 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के 104 साल पूरे हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, जिससे हम जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये नरसंहार तत्कालीन एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर हुआ था। इस नरसंहार में रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। आज का अभ्यास प्रश्न है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। दूसरा कथन है, इस रोग के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।